लेक्चर के अंदर मैं आज आपको ये बताऊंगी कि हम लोग रिसर्च पेपर किस तरीके से लिख सकते हैं। बेसिकली इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो यही है कि सबसे पहले रिसर्च पेपर होता क्या है, उसके बाद हम लोग टाइटल कैसे सेट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, रिव्यू, मेथडोलॉजी, फाइंडिंग, डिस्कशन, कंक्लूजन, हम लोग सारे जो पेपर के एलिमेंट्स हैं उसको कैसे कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाता है ना कि रिसर्च पेपर होता क्या है। रिसर्च पेपर बेसिकली जो भी हम लोग स्टडी कंडक्ट करते हैं, रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उनको हम एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हम लिखते हैं, एक रिसर्च की फॉर्म में, एक कंटेंट की फॉर्म में, अपने जितना भी हमने काम किया उसको हम लोग रिसर्च पेपर कहते हैं। अगर आपने अभी तक आपको नहीं नॉलेज है कि रिसर्च पेपर बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि रिसर्च पेपर बेसिकली होता क्या है। रिसर्च पेपर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पेपर। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पेपर है। इसमें बेसिकली हमारा ये टाइटल सबसे ऊपर आता है, फिर जो रिसर्चर्स होते हैं उनके नाम, फिर ये एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास आ जाता है, कीवर्ड्स आते हैं, इंट्रोडक्शन आते हैं, उसके बाद मटेरियल एंड मेथड्स आते हैं हमारे पास, लिटरेचर रिव्यू भी आता है, डिपेंड ऑन पेपर आप किस जर्नल के लिए लिख रहे हैं। वैसे तो हम लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, लेकिन सम टाइम किसी किसी जर्नल में जहाँ पर हमने रिसर्च पेपर को पब्लिश करना होता है उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ऐड करें, या किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि ना ऐड करें, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मटेरियल एंड मेथड्स आते हैं, फिर रिजल्ट्स आते हैं। ये वो सारी स्टडी होती है जो हमने अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क में एक्चुअली की होती है। ये जो आप फिशेस वगैरह ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये दरअसल हमने ये एक्सपेरिमेंट अपनी लैब के अंदर परफॉर्म किया था। उसके बाद हमें आइडिया था कि हमने कोई काम कैसे किया, तो वो हमने इधर नोट डाउन किया था। रिजल्ट्स होते हैं हमारे पास, और फिर हमारे पास रिजल्ट एनालिसिस वगैरह जो होते हैं वो होते हैं, डिस्कशन हो जाती है, फिर कंक्लूजन होता है, फिर हमारे पास ये एक्नॉलेजमेंट और ये सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रही हूँ कि रिसर्च पेपर होता क्या है। आगे बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम लोग लिखते कैसे हैं। तो शुरू में मैंने आपको ये बताया कि रिसर्च पेपर की टू टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल था जिसमें यहाँ पर ये हमने एक्सपेरिमेंट कराया सारा। अब आपको मैं सेकंड पेपर की टाइप दिखाती हूँ जो कि रिव्यू पेपर होता है। उस पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं हुआ होता, लेकिन वो एक रिव्यू स्टडी होती है। इसमें आप देखें सारे पॉइंट्स तो वैसे ही होते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस पे चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये आप देख लें कि इसमें थ्योरी बेस्ड चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन कहीं पर भी आपको रिजल्ट, मैथडोलॉजी वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। हाल बताइए, जो मैथडोलॉजी होती है उसका क्राइटेरिया अलग होता है और उसके पॉइंट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। इस जो अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो पॉइंट्स बता रही हूँ, या जो पेपर लिखने का मेथड बता रही हूँ, वो ये बिल्कुल नहीं है। मतलब हम लोग एक्सपेरिमेंटल पेपर कैसे लिखेंगे मैं आपको वो बता रही हूँ। तो होप सो यहाँ तक आपको ये आइडिया हो गया होगा कि हम लोग बेसिकली लिखते कैसे हैं, जो बेसिकली हमारी टाइप्स कौन सी हैं और हम किस टाइप के ऊपर अब लिखना शुरू करने वाले हैं, किस टाइप को हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोग प्राइमरी स्टडी यानी कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पेपर किस तरीके से लिखते हैं, हम लोग वो बताने वाले हैं कि वो आपने किस तरीके से लिखना है। अब बात हमारे पास आती है कि स्ट्रक्चर बेसिकली पेपर का क्या होता है। जो एक्सपेरिमेंटल जो कि रिसर्च पेपर होता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, मैथडोलॉजी लिखते हैं, रिसर्च फाइंडिंग्स लिखते हैं, डिस्कशन करते हैं, सारी स्टडी को कंक्लूड कर देते हैं, रेफरेंसेस लिखते हैं, और अपेंडिक्स में अगर हमारे पास कोई मटेरियल मौजूद होता है तो वो हम लिखते हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है। ये आप जब भी आप रिसर्च पेपर लिखने लगे तो आप इन हेडिंग्स को अपने माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ऑलरेडी बनाकर रख दें। उसके बाद आप हर एक के अंदर डाटा पुट करते जाएं। हम लोग स्टार्ट रिसर्च पेपर को इस तरीके से करते हैं, जो मेरा पैटर्न है उसमें ये है कि जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो आपका एक है स्टडी जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, या जो थोड़ा सा आपके माइंड में टाइटल है, या जो भी बिखरी हुई चीज़ें हैं, उनसे रेलिवेंट जो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी स्टडीज़ हैं, जो रिसर्च पेपर्स उसके ऊपर ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं, उनको आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें। तकरीबन आप 2 से 3 ऐसे आर्टिकल रखें, 2 से 3 कम से कम ऐसे आर्टिकल रखें कि जिनको आप 3 आर्टिकल कम से कम ऐसे रखें जिनको आप इस्तेमाल कर सकें थ्रू आउट अपनी रिसर्च, उनसे आइडिया ले सकें, उनसे आप चीज़ों को देख सकें कि उन्होंने कैसे किया है, आप उससे बेटर कैसे बना सकते हैं, या आप उस जैसा कैसे बना सकते हैं। बेसिकली इतना डिफरेंस नहीं होता है हमारी रिसर्च या किसी की रिसर्च में। अगर हम लोग हमारी रिसर्च का अगर है कि हम लोग फिशेज़ की
फिशेज़ की हम लोग इंटेस्टाइन के ऊपर काम कर रहे हैं और हम किसी भी मेटाबॉलिक कैल्शियम का, या हम लोग कोई भी हैवी मेटल ले लें, कैल्शियम हैवी मेटल वैसे नहीं आती, कैडमियम ले लें, या किसी का भी इफेक्ट देख रहे हैं, तो उससे पहले कितने रिसर्चर्स ने उस फिश के ऊपर काम किया होगा और सेम ही काम किया होगा, लेकिन वो ये चीज़ होगी कि या तो फिश का नाम चेंज होगा, या मे भी अगर उसी फिश के ऊपर काम किया हुआ है तो जो हैवी मेटल है वो अलग होगा। तो वो जो रिसर्च पेपर्स होंगे आपने उनको डाउनलोड कर लेना है। एक बार आपके पास वो पेपर आ गया जो कि बिल्कुल रेलिवेंट आपकी स्टडी को बस कुछ पॉइंट्स मिलते हो, तो आपके रिसर्च कंडक्ट करने का सारा जो पैटर्न है वो इजी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आपने जस्ट एक चीज आ जाती है जिसको आप फॉलो करके आगे लेकर चलते हैं, वो आपके पास आ जाएगी। उस रिसर्च आर्टिकल को जो आपने डाउनलोड कर लिया है, जो आपकी स्टडी से रेलिवेंट है, उसको पेरेंट आर्टिकल बोलते हैं। वो पेरेंट आर्टिकल डाउनलोड करके आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने लिखना शुरू करना है। सबसे पहले तो टाइटल आता है, हम लोग टाइटल लिखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप टाइटल को शुरू में लिख रहे हैं या एंड पे लिख रहे हैं। मोस्टली जो मेरा मेथड है उसमें मैं रिसर्च टाइटल को हमेशा एंड पे लिखती हूँ। उसकी वजह ये है कि जब मैं स्टडी कंडक्ट कर रही होती हूँ या जब मैं रिसर्च पेपर लिख रही होती हूँ, तो मेरे माइंड में इतने ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, या जो रिसर्चर से जब मैंने वो डिस्कशन लिखी है तब मेरा टाइटल थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है। जब मैं लिटरेचर रिव्यू लिखती हूँ तो 2-3 एलिमेंट्स मजीद और आ जाते हैं। सम टाइम मैंने स्टडी तो सिर्फ फैक्टर्स पे की थी कि मैंने स्टडी तो सिर्फ ये की थी कि इफेक्ट क्या हो रहा है ना, जो कैडमियम है उसका इफेक्ट जो है फिशीज के लीवर के ऊपर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे गई हूँ, मैं डिस्कशन पे पहुंची हूँ या मैं लिटरेचर रिव्यू पर रही हूँ, तो मुझे साथ में फैक्टर्स भी मिल गए हैं कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जो मजीद लीवर पे इफेक्ट कर रहे हैं। तो उस चीज पे आकर मेरा स्टडी टाइटल तो टोटली चेंज हो जाएगा। तो मेरा ये है कि मैं स्टडी कंडक्ट करने के बाद एंड पे जाकर टाइटल लिखती हूँ। पहले मैं एक समराइजिंग सी चीज लिख देती हूँ कि मैं काम किसके ऊपर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ कैडमियम के इफेक्ट फिश के लीवर के ऊपर, तो मैं लिखूंगी इफेक्ट ऑफ कैडमियम ऑन फिश लीवर। अब फिश कोई भी हो सकती है, लेबियोरोहिटा हो सकती है या जो भी हो वट। तो वो मैं इतना ही शुरू में लिखती हूँ और मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। बाद में एंड पे आकर जब वो पहला ड्राफ्ट, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट होता है, तो फिर जाकर आकर मैं अपना टाइटल जो है वो चेंज कर देती हूँ। समरी में बिल्कुल शुरू में मैं टाइटल में बिल्कुल ये लिखती हूँ क्योंकि जो काम अभी मैं कर रही हूँ। तो आपने भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपने जो है वो ऊपर लिख देना है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट भी ऐसी चीज है जिसको आप हेडिंग तो आप पहले लिखते हैं, लेकिन लिखते आप लोग तब हैं जब आपकी पूरी स्टडी कंडक्ट हो चुकी होती है ना। इसके अंदर आप लिखते क्या हैं, तकरीबन ये 250 वर्ड जिसमें काउंट किए हुए लिखने होते हैं। तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ये पेज बनता है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर आपने जितना भी काम किया ना उसको समराइज फॉर्म में लिखते हैं। आप सबसे पहले 1.5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उसके बाद आपकी जो एम्स है, एक ही लाइन में आपने लिखना है। सारे ऑब्जेक्टिव को समराइज करके एक ही एम के अंदर आपने लिख देना है। इंट्रोडक्शन की 1.5 लाइन आ गई, 1 लाइन की हमारे पास एम आ गया। चलें 1.5 लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा, अगर लेंथी आपके ऑब्जेक्टिव है और उनको समराइज करने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। उसके बाद आपने मेथडोलॉजी, मेथड जो है वो कौन सा और कैसे इस्तेमाल किया है, कैसे डाटा कलेक्शन किया है, कहाँ पर ये स्टडी कंडक्ट हुई है, कौन सा सैंपल लिया है, कितने नंबर ऑफ सैंपल लिए हैं, इनको समराइजिंग फॉर्म में आपने लिख देना है। उसके बाद रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में आपने स्टैटिस्टिकल डाटा करके लिखना है कि ये रिजल्ट आए, स्टैटिस्टिक फॉर्म में लिखना है। साथ में ये नहीं करना कि इतना आप बुरा 2-3 पैराग्राफ में रिजल्ट लिखने, 3 लाइनों के अंदर, 4 लाइनों के अंदर आप लिखने रिजल्ट्स को खत्म कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं लेकर देना। फिर कंक्लूजन में आपने वो बात लिखनी है जो आपका टाइटल बयान कर रहा है या जो आपका स्टडी एम है, उसको आपका अब निकली क्या बात है, जो आपका एम था आइदर वो अचीव हुआ है या वो नहीं हुआ है। वो लिखने के बाद एंड पे आपने एक लाइन समराइजिंग से ये भी लिख देनी है कि फ्यूचर में मैंने तो ये फैक्टर्स पे काम किया और इफेक्ट पे, लेकिन हम लोग मजीद इस चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं कि इसमें क्योर कैसे किया जा सकता है। ये आप रिकमेंडेशन एंड पे एक लाइन पे दे दें कि फ्यूचर स्टडी में हम लोग ये कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, इसको भी हम लोग अपनी स्टडी के एंड पे लिखते हैं। अब आ जाती है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि इसके अंदर हम एक रिदम बना रहे होते हैं। इसको रिदम हमने इस सेंस में बनाना है कि पूरी स्टोरी क्रिएट करनी होती है। स्टोरी एक ऐसी सेंस में क्रिएट करनी है कि अगला बंदा जो है, जो रीडर है, जो पढ़ रहा है, उसको डायरेक्ट पता चले कि बात जा कहाँ पे रही है। अगर मैं इस चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ, इफेक्ट ऑफ कैडमियम ऑन फिश लीवर, तो बात शुरू किस तरीके से करनी है, शुरू मैंने कैडमियम से करनी है। कैडमियम एक हैवी मेटल है, उसके बड़े टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। कैडमियम का मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने ये बताना है कि उसका फिशेज के ऊपर क्या इफेक्ट है। ठीक है, फिशेज के ऊपर मैंने बता दिया, उसके बाद मैंने लिखना है कि उसका फिशेज के लीवर के ऊपर क्या इफेक्ट है।
अगर तो आपके पास थोड़ी सी स्पेस कम हो रही है या ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप पहले ये लिख दें कि कैडमियम का किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर स्पेसिफिक कर दे कि फिशेज के ऊपर क्या हो रहा है, फिर ये लिखे कि फिशेज के ऑर्गन के ऊपर क्या हो रहा है, फिर इस चीज़ को मेंशन करें कि क्यों ज़रूरी क्यों है। अगर हम फिशेज के लिवर पे स्टडी को देख रहे हैं कि कैडमियम इफेक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्यों स्टडी करें, क्यों ज़रूरी है ये। ज़रूरी इस वजह से है कि कैडमियम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी के अंदर डिस्चार्ज हो रहे हैं फैक्ट्री से, क्योंकि फैक्ट्री तो बहुत ज़्यादा है, जो वो डिस्चार्ज हो रहा है तो फिशेज के अंदर जा रहा है। जब वो फिशेज के अंदर जा रहा है तो फिशेज से वो फिशेज खा रहे हैं ह्यूमंस, और वो ह्यूमंस के अंदर जा रहे हैं। अगर हम लोग एक ये चीज़ देख लें कि इस फैक्ट्री से निकलने वाला मटेरियल फिशेज को इफेक्ट कर रहा है और हम उस फिश को खा रहे हैं, तो ये तो टॉक्सिक फैक्ट है। अगर हम सिर्फ वही फैक्टर ही देख ले कि इधर इफेक्ट कर रहा है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को या हम उस पानी को प्योर कर सकते हैं, या हम कोई एक सूटेबल चीज़ देख सकते हैं कि जो इस चीज़ को कम कर सके या जो इस चीज़ को रोक सके। तो इस लिहाज से हमारी स्टडी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रखती है, जो कि सिंपली आपने इस रेशनल ऑफ द स्टडी जिसको कहते हैं, हेडिंग नहीं बनानी है, इसी के अंदर आपने लिखना है ये चीज़ जो मैंने बताई है। उसके बाद वो सिग्निफिकेंट भी इसी चीज़ में आ जाती है कि इस स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, और जो मैंने बात बताई है उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि मकसद क्या है स्टडी को करने का, क्यों करेंगे, क्या फ़ायदा है इसको, ये सारी चीज़ें आपने एड्रेस कर देनी है। जब आप किसी स्टडी को कंडक्ट कर रहे होते हैं ना, तब आपको ऑलरेडी आइडिया होता है कि इस स्टडी के बेनिफिट क्या हैं या हम ये कर क्यों रहे हैं। इस चीज़ का आइडिया लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर आपको डिफेंड भी करना पड़ता है और आगे और बहुत से पॉइंट्स होते हैं जिसमें ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू लिखने का भी सेम ही फॉर्मेट होता है जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन का बताया। अलबत्ता इसमें ये चीज़ होती है कि हम लोग इसमें रेफरेंस दे रहे होते हैं कि इस बंदे ने ये स्टडी की है, इस बंदे ने वो स्टडी की है, उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लिवर पे ये इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उस बंदे के मुताबिक को लिवर पे इफेक्ट हो ही नहीं रहा है, और फलां बंदे ने लेकिन ये कह दिया कि इफेक्ट होता है लेकिन माइनर होता है, उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि मछलियाँ मरने लग गई हो या ह्यूमन उसे खाएं और कोई उनको इफेक्ट हो। तो इस तरीके से आपने लिटरेचर रिव्यू को लेकर चलना होता है कि आप बात भी बोल रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं। पहले आप जनरल लिख रहे हैं, जनरल कैसे आप लिख रहे हैं, जनरल इस तरीके से लिख रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि फिशेज के अंदर मतलब पहले आप फिशेज की बात कर रहे हैं, या पहले आप बल्कि पहले आप सबसे पहले आप हैवी मेटल्स की बात करते हैं। हैवी मेटल्स के ऊपर कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं, जो आपकी स्टडी है उसके ऊपर स्टडी टू द पॉइंट, मतलब जिस एरिया में है उसके ऊपर कौन कौन सी स्टडीज कंडक्ट हो गई हैं। उसके बाद आप आते हैं उसके ऊपर फिश के ऊपर, फिश के ऊपर कितनी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं। फिर आप आते हैं फिश के लिवर के ऊपर, फिश के लिवर के ऊपर कितनी स्टडीज कंडक्ट हुई हैं। फिर आप फिश लिवर की स्टडीज को देख लेते हैं, तो तब आप आते हैं कि कैडमियम के ऊपर स्पेसिफिकली कितनी हुई है। फिर आप देखते हैं कि कैडमियम की फिश के ऊपर कितनी हुई है। फिर आप देखते हैं कि जो आपकी फिश का नाम है उसके ऊपर कितनी हुई है। फिर आप देखते हैं कि उसके लिवर के ऊपर कितनी हुई है। इस तरीके से आप जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं। एंड पे आप एक पैराग्राफ में ये चीज़ लिखते हैं, जब आपने पूरा इतना रिदम बना दिया शुरू से जनरल टू स्पेसिफिक तक, तो एंड पे आप ये चीज़ मेंशन करते हैं कि जो प्रीवियस स्टडीज हो चुकी हैं उनमें यहाँ पर गैप आ रहा है। इतनी स्टडीज जाहिर है आपने अब इतने ज़्यादा पेपर्स पढ़ लिए होंगे, इतना आपने रिदम बना दिया है, आपको आइडिया है कि जो स्टडीज जो फर्स्ट से स्टडीज आप लिख रही हैं उनमें कहाँ कहाँ पर गैप है। अगर फिश के कहीं पर फिश का नाम नहीं आया होगा कितने रिसर्चेज में, अगर कहीं पर आया तो उन्होंने लीवर को टारगेट नहीं किया होगा, उन्होंने किसी और चीज़ को टारगेट किया होगा। अगर किसी ने लीवर को टारगेट किया तो उन्होंने कैडमियम का यूज़ नहीं किया होगा, उन्होंने किसी और चीज़ का यूज़ किया होगा। तो ये आपने गैप में लिखना है कि यहाँ पर मुझे स्टडी में गैप नजर आया, इसलिए मैं ये स्टडी जो है वो कंडक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सिनेरियो होता है लिटरेचर रिव्यू का। उसके बाद हमारे पास आती है मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी बहुत ही सिंपल होती है, इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं करना होता। अगर आपने स्टडी को खुद कंडक्ट किया है और आपके प्रोफेसर ने आपको अच्छे से उस चीज़ का बताया है, तो आपने सिंपली चीज़ों को बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना है। कैसे? सबसे पहले होता है आपकी मैथडोलॉजी, क्या वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव वो होती है जिसमें हम लोग, जिसको हम लोग वैसे तो स्टडी कर ही नहीं रहे हैं ना, वो तो सिस्टमेटिक स्टडी होती है, वो होती है। क्वांटिटेटिव होती है वो स्टडी जिसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं, जैसे कि इस स्टडी के अंदर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हमारे पास नंबर आए हैं ना, हमारे फैक्टर्स जो हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं उसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा है। वो डाटा हम लोग डेली फॉर्म में हम लोग नोट कर रहे हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हम लोग मार्क्स लगा रहे हैं या हम लोग उसको नंबरिंग दे रहे हैं, वो होता है क्वांटिटेटिव डाटा। तो रिसर्च डिज़ाइन में आपने लिख देना कि हमारा क्वांटिटेटिव डाटा है, और क्वांटिटेटिव डाटा की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देंगे। फिर आपने सैम्पलिंग मेथड कौन सा यूज़ किया है, रैंडम किया है, स्ट्रेटिफाइड किया है।
आपने इन जो सारी हेडिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है ना, उन्हीं सारी हेडिंग्स को आपने लिख लेना है सबसे पहले मेथोडोलॉजी के अंदर। उसके बाद आपने हर एक जो स्टडी है, हर एक जो मेथड है, उसको आपने गूगल कर लेना है कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन सी टाइप की है। उस टाइप के ऊपर आपने लिख देना कि मैंने ये की है और इसका ये बेनिफिट है और हमने इसको यूज़ क्यों किया है। इंस्ट्रूमेंट अगर आप सैम्पलिंग मेथड देखें तो रैंडम होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है। रैंडम होती है कि हम कोई भी देख लेते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता हमने कोई चीज़ नहीं लगाई है स्पेसिफिकली। अगर आप रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो वो सर्वे होता है, क्वेश्चनियर होता है, इंटरव्यूज होते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपने स्टडी कौन सी की है और कौन सा आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है डाटा कलेक्शन के लिए। उसके बाद जो आपने डाटा कलेक्शन के लिए स्टेप किया है, प्रोसीजर, मेथोडोलॉजी, पूरी आपकी रिसर्च, बेशक अगर हम फिशेस की बात कर रहे हैं तो हमारा 30 डेज का ट्रायल पीरियड चला है और उस डेज के अंदर हमने पर डे क्या क्या नोट किया है, क्या क्या नोट नहीं किया है। हमने वो पूरा पेज जिसके ऊपर नोट किया है वो कौन सा बनाया है, कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर हम डाटा कलेक्शन की हेडिंग देते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमने अब डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने इस लोकेशन से किया था, ये किया था, हमने डे 1 में ये चीज़ नोटिस की, डे 2 में ये की। फिर हम एंड पे लिखते हैं कि हमने एनालिसिस कैसे किया था, हमने अनोवा लगाया है, हमने एसपीएसएस लगाया है, हमने क्या लगाया और क्यों लगाया। ये सारी होती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में जो बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो चीज़ों को स्पेसिफिक करना भूल जाते हैं। दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि वो पिक्चर्स प्रूफ लगाना भूल जाते हैं। जो स्टडी आपने कंडक्ट की है आपके पास उसके प्रूफ होने चाहिए। जो आपने वो लोकेशन है स्पेसिफिक तरीके से जिस जगह पर आपने की है, जो की है वो आपने लास्ट में ऊपर मेंशन करनी है। अगर कुछ फीचर्स आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप उसको अपेंडिक्स में लगा सकते हैं, आपकी मेथोडोलॉजी के अंदर कवर नहीं हो रही है तो आप वहाँ पर लगाएं। बाकी ईच एंड एवरीथिंग आपने उसके अंदर लिखनी है मेथोडोलॉजी के अंदर। चाहे वो आपने एक क्वेश्चनियर बनाया था वो आपने लिखना है, अगर यहाँ पर नहीं एडजस्ट हो रहा तो आप अपेंडिक्स में लिख दें। अगर आपने वो एक पूरा डाटा कलेक्शन किया था एक एक्सपेरिमेंटल वो बर्ड्स का या फिशेज का, तो डे 1 डे 2 के लिहाज से आपने जो जो चीज़ें नोटिस की थी उसका आपने एक टेबल बनाया था, उस टेबल को आप लाजमी मेंशन करें। जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ईच एंड एवरीथिंग वो आपने मेंशन लाजमी करनी है। जितनी ज़्यादा आप मेंशन करेंगे उतनी आपके पेपर की वर्थ बढ़ेगी। रहती है हमारी रिसर्च फाइंडिंग की। रिसर्च फाइंडिंग बेसिकली जो हमने डाटा कलेक्शन की होती है हमारे मेथड के अकॉर्डिंग, अगर तो वो हमारा है क्वेश्चन है तो हमने उसके ऊपर रिजल्ट्स लगाए होंगे, या अगर हमारा वैसे एक्सपेरिमेंटल है तो उसके जो हमने डाटा कलेक्शन किया उसके ऊपर रिजल्ट्स लगे होंगे। रिजल्ट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं जिसमें एसपीएसएस भी होता है, अनोवा भी होते हैं, पाई चार्ट भी होते हैं। लेकिन रिसर्च पेपर में पाई चार्ट काम नहीं करते, उसमें हमें ज़्यादा स्टैटिस्टिकल चार्ट एनालिसिस डेप्थ में करना पड़ता है। जैसे टी टेस्ट लगा लिया, डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक क्या है उससे रेलिवेंट क्या है। जब हमारे पास वो रिजल्ट्स आ जाते हैं, समटाइम पाकिस्तान में जो लोग होते हैं वो लोग अनोवा और एसपीएसएस वगैरह का नॉलेज नहीं रखते होते। उनमें हम लोगों ने अगर टेस्ट कंडक्ट कर लिया तो हम लोग आगे से एसपीएसएस लगवाते होते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, हमें बेसिकली लगाना तो वो खुद ही चाहिए, लेकिन हम लोग को वो मेथड नहीं आता होता। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर आपको एसपीएसएस, अनोवा और इस चीज़ें की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें कवर करवा दूँ। लेकिन अभी के लिए मैं आपको समराइजिंग चीज़ें बता देती हूँ कि वो हम टेस्ट अब लगवा लिए हैं या लगा लिए हैं, तो उन टेस्टों की हमारे पास एक फॉर्मेट सा आ जाता है एक्सेल शीट के अंदर, तो उनको हम लोग समराइज करके लिखते हैं अपने पेपर के अंदर। अब मिस्टेक यहाँ पर क्या होती है कि हम लोग पेपर के अंदर थीसिस में हम लोग लिखते हैं, ज़्यादा चार्ट्स बनाते हैं कि हमने अपने पेजेस को कवर अप करना होता है। लेकिन जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उसमें हमने समराइजिंग चीज़ें लिखनी होती हैं। अगर तो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, हर एक के अलग-अलग रिजल्ट हैं, तो उन सबको मर्ज करके आपने एक टेबल बना देना जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 सारे इकट्ठे बना देना। अगर ऐसे ही ग्राफ की बात है तो चारों ग्राफ को एक ही टेबल के अंदर या एक वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर बनाकर आपने उसी के अंदर डाल देना है। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च पेपर को समराइजिंग फॉर्म में लिखना है। अगर आप रिसर्च पेपर को थीसिस के फॉर्मेट में रिजल्ट्स को कर देंगे तो वो एक वेल एंड गुड वो नहीं जाएगा इंप्रेशन, और पेपर को सही से पेपर माना भी नहीं जाएगा। क्योंकि रिसर्च पेपर का मतलब यही होता है कि यू हैव टू शो योर रिसर्च फाइंडिंग्स इन समराइजिंग फॉर्म। आपने समराइजिंग फॉर्म में बतानी होती है, इस फॉर्म में बतानी होती है कि अगला बंदा उस चीज़ को मान जाए। पाकिस्तान में तो बेसिकली इतना ये चीज़ें नहीं देखी जाती, रिजल्ट्स को भी सही से नहीं माना जाता, लेकिन जब आप पब्लिकेशन के लिए जाते हैं ना तब आपके रिसर्च के बहुत से कीड़े निकाले जाते हैं। तो आपके रिसर्च अकॉर्डिंग होने चाहिए, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव के और हाइपोथेसिस को वो डिफेंड कर रहे हो, पूरा बता रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग को तो बेसिकली ये भी नहीं पता होता कि एसपी वो पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू नहीं है, या अगर पता भी होगा तो मोस्टली लोगों को बस यही पता होगा कि अनोवा लगाते हैं, अनोवा में पी वैल्यू आती है, पी लेस देन 5 हो तो सिग्निफिकेंट है, नॉन सिग्निफिकेंट है, अगर ज़्यादा हो तो सिग्निफिकेंट है, इससे ज़्यादा नहीं पता होता। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया करें। और बेसिकली बात रिसर्च राइटिंग की है तो फाइंडिंग्स आपने इसी मेथड पे लिखनी है जो मैंने आपको बता दी है। और अगर आपका पेपर है क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव में आप लोगों के रिजल्ट लिखने के भी पैटर्न होते हैं।
वो उसमें हम लोग टेबल बनाकर भी लिखते हैं, समराइजिंग करके सारे रिसर्च पेपर जितने भी उस टॉपिक के ऊपर हुए होते हैं हम उन सबको कलेक्टिव करके लिखते हैं। लेकिन वो थोड़ी डेप्थ में चीज़ चली जाएगी। हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो क्वांटिटेटिव का यही मेथड है जो मैंने आपको बता दिया। समराइजिंग डाटा लिखें, ज़्यादा डेप्थ में मत लिखें, लेकिन जो कंटेंट लिखें ना उसको आप निचोड़ करके लिखें, उसको स्टैटिस्टिकल वर्ड में ना लिखें, उसको साइंटिफिक वर्ड्स में लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कशन। अब डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें हम लोग बेसिकली शुरू में क्या करते हैं, हम लोग अपना लिखते हैं रिसर्च, जो हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव है हम वहाँ से शुरू करते हैं कि हमने रिसर्च यहाँ से शुरू की थी। फिर हम आगे लिखते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आए थे ना वो आए थे, ये आए, ठीक है। अब आपने रिजल्ट्स आप न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना उनको समराइजिंग फॉर्म में है, एक पैराग्राफ में कम से कम आप करते हैं। अब अपने एक एक पॉइंट को मजीद आप डिस्कस करें कि फलां बंदे ने ये रिजल्ट बताए थे, इसी चीज़ से रेलिवेंट फलां बंदे ने ये बताए थे, ये मेरे हक में है और ये मेरे हक में नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बंदे ने तो दरमियान वाली बात की है, इस बंदे के फैक्टर और थे, इस बंदे के ये फैक्टर्स थे। तो इस तरीके से आपने पूरी चीज़ को निचोड़ करके ना डिस्कस करना है। अभी एंड पे जब आप पहुंचेंगे ना, आपने रिजल्ट के एक एक पैरामीटर को आपने डिस्कस कर दिया है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में या दरमियाने वे में, तीनों वे में आपने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद आपने एंड पे ये बताना है कि मेरी स्टडी जो है उसमें इतने इशूज या इतने लिमिटेशंस हैं। मैंने तो सिर्फ फैक्टर्स देखते हैं, हम तो इम्पैक्ट भी देख सकते थे, या मैंने सिर्फ इम्पैक्ट देखते हैं, लिमिटेड ये है कि हम उसके फैक्टर्स भी देख सकते थे, इम्पैक्ट भी देख सकते थे, या ये भी लगा सकते हैं कि हम लोगों ने कंट्री ले लिया, हम लोग मजीद वास्ट ले सकते थे। तो एंड पे आपने ये भी बताना कि लिमिटेशन है स्टडी की, या आपने एंड पे ये भी इस चीज़ को भी मेंशन करना है कि आपकी जो स्टडी है वो नेक्स्ट में किस बंदे के काम आ सकती है, किस कम्युनिटी को हेल्प कर रही है। और रेफरेंसेस आपने यहाँ पर निचोड़ निचोड़ के डालने हैं, बहुत ज़्यादा डालने हैं। जितने लोगों को आप कोट करेंगे ना उतना ज़्यादा आपका बेनिफिशियल और उतना ज़्यादा आपका डिस्कशन जो है ना वो अच्छा बनेगा। फिर हमारे पास बारी आती है कंक्लूजन की। वही उसमें चीज़ आ गई कि हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को ये बताकर उसके बाद हमने अपने रिजल्ट्स को बताना है। यहाँ पर न्यूमेरिकल फॉर्म में मत लें, यहाँ पर थ्योरेटिकल फॉर्म में लें कि हमारे रिजल्ट से ये निकले हैं और हम ये कंक्लूड हम लोग कर रहे हैं। बात को समराइजिंग पॉइंट को कंक्लूड करते हैं, छोटा सा लिखे, ज़्यादा लेंथी उसको मत बनाएं। थोड़ा सा रिसर्च गैप लिख दें, या कुछ भी आपकी स्टडी में कुछ रह गया है, कुछ नहीं रह गया है, वो भी चीज़ें मेंशन कर दें। बस दैट्स इट, इतना ही होता है। रेफरेंसेस आपने जो जिस पेपर में जिस जर्नल में आप जमा करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने रेफरेंसेस की फॉर्मेट करनी होती है। वैसे आप करेंगे कि आप सारे रेफरेंसेस साथ बाय साथ जो है वो नीचे पुट कर दें। यही सिंपल रिसर्च राइटिंग है बेसिकली। ये इतनी टफ नहीं है जितनी ये नज़र आती है। कुछ अपेंडिक्स में भी डाटा डाल सकते हैं। अपेंडिक्स में बेसिकली आपने वो डालना है डाटा जो कि आपके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। अगर क्वेश्चन ये कलेक्ट किया तो उसकी जो चीज़ें हैं वो आप अपेंडिक्स में डाल दें, आपकी स्टडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी। आपने रिसर्च की है, पूरा लैब के अंदर काम किया, तो उसकी कुछ पिक्चर्स या उसका कुछ डाटा जो आपने रफ फॉर्म में कलेक्ट किया उसको आप नीचे लगा दें अपेंडिक्स में। स्टडी स्ट्रॉन्ग लगे, ओरिजिनल लगे। ये जो भी डाटा आपका ऊपर पूरा नहीं आ रहा है, या जो भी एक्स्ट्रा टेबल्स या फिगर्स हैं जिनको आप समराइज नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप अपेंडिक्स में डाल दें और उस चीज़ को मेंशन ऊपर कर दें कि आपने अपेंडिक्स किस फिगर नंबर में अपेंडिक्स में ये अवेलेबल है। और एक्नॉलेजमेंट आप लोग डाल सकते हैं कि आप इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं या किसी पर्सन को दे रहे हैं, जो भी समझ है। और बाकी आपको मैं यही बता रही थी कि ये रिसर्च राइटिंग जो है ये इतनी टफ नहीं है। जैसे इसमें काम करने आता हो ना मेन चीज़ें, तो वो चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। रिसर्च पेपर बेसिकली होता सारा कुछ डिपेंड पेरेंट आर्टिकल के ऊपर करता है। आप एक दफ़ा अगर आप पेरेंट आर्टिकल निकाल लेना तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है रिसर्च लिखना। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।